Dear students of class 10, let's start the new lesson in civics, that is federalism, है ना? And federalism basically means a government of two or more than two layers or two or more than two levels, है ना? But in India we have seen that uh, we in India have more than two layers of government. That is, first of all, the central government, state government, district government, and the local government, that is at the village level, gram panchayat, like that. So it is given federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country. Okay, सेंट्रल के अंदर, उसके अंदर जो भी इकाई है, उसके अंदर जो देश के इकाई मतलब वही और भी जितने लेवल्स हैं. The power is shared among the central government and the various states, regional and the local government. Both the central and the non-central government are answerable to the citizens of the country who elect them, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट और जो नॉन सेंट्रल मतलब उसके अंदर वही हो गया स्टेट, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट, ये जो आंसरेबल टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री हु इलेक्ट देम, जो उनको चुनते हैं. यूजुअली ए फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरेशन में प्राय जो पुराना फेडरेशन था उसमें दो ही लेवल गवर्नमेंट है ना. बोथ देम एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. दो लेवल गवर्नमेंट से पहले पुराने समय में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पर देखिए एक ए में दिया द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश के लिए सरकार होती है, सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. उसमें इंटायर कंट्री के लिए जो सरकार होती है पूरे देश के लोगों के कॉमन इंटरेस्ट का ख्याल रखती है, कॉमन बातें कुछ होती है उसके लिए. ठीक है. उसी तरह से गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस और स्टेट लेवल. स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या होता है? दैट लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट. दिन प्रतिदिन के क्या क्या फंक्शनिंग होती है राज्य में, उसके बारे में पढ़ देता है. अब यहाँ पर अंतर दिखाया गया यूनिटरी सिस्टम एंड द वर्सेस फेडरल सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम है जहाँ पर कि राजा का अधिकार है या तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है ना, मोनार्की है, उसमें और फेडरलिज्म सिस्टम में क्या 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 अंतर है, क्या उसको दिखाया गया. नंबर वन, अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स ऑफ द सब यूनिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. केवल एक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट होता है या उसका सब यूनिट थोड़ा सा होता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डर पास करता है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट सेपरेट अपने मन से काम नहीं कर सकता है. या तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा नीचे लेवल तक अपना काम चलाता है, नहीं तो यदि नीचे लेवल में उसका यूनिट है भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का ही पालन करता है, उसमें कोई अपना मन से कुछ नहीं कर सकता ना. दूसरा, बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं करता है, उसको सलाह दे सकता है टू डू समथिंग. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं होता. बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. दोनों सरकार जो हैं अलग अलग तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट. ना फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के क्या क्या गुण हैं, मेन गुण क्या क्या है देखा. पर नंबर वन, दैट टू और मोर लेवल्स और दैट इज टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग पहले बता चुके हैं. नंबर टू, different tiers of government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. अब दोनों जितने भी टीयर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे लोकल गवर्नमेंट, जितने सब उसी जनता को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी जनता को देखरेख करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसी जनता को देखरेख करता है, लोकल गवर्नमेंट भी उसी जनता को. जैसे हम हैं, हम मेरे पास सेंट्रल का भी पावर चलता है, स्टेट का भी चलता है और लोकल गवर्नमेंट भी हमको देखरेख करती है. तो ये कहने मतलब उसी को कहते हैं. लेकिन सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र अलग अलग, चाहे वो लेजिस्लेशन के कानून बनाने के रूप में हो, चाहे टैक्स लेने के बाद में हो. जैसे आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता है, उसमें कोई उनमें लफड़ा नहीं होता. एडमिनिस्ट्रेशन संचालन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरह से चलाता है और स्टेट गवर्नमेंट उसी को अलग तरह से संचालित करता है. तीसरा, द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड. ओके, सबका अपना संविधान में वर्णन है कि कौन लेवल को कितना पावर है संविधान में, और सबका गारंटी क्या हुआ कि कौन कितना का पावर को इस्तेमाल कर सकता है. नंबर फोर, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजंस है जो है कैन नॉट बी यूनिलैटरली, एक तरह से चेंज नहीं किया सकता बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एक लेवल के गवर्नमेंट के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं. मतलब फंडामेंटल प्रोविजंस ऐसा किया गया, उसमें आधारभूत ऐसा सुविधा दिया गया है कि यूनिलैटरली
मतलब एक गवर्नमेंट जो है दूसरे गवर्नमेंट को दबाव नहीं डाल। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यदि कोई बदलाव चाहते हैं तो दोनों लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपना राय मशवरा से ही कुछ बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। कोर्ट्स को ऐसा पावर दिया गया है कि जो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के पावर के बीच में कोई तरह का खींचातानी होता है या मतभेद होता है तो वो कोर्ट उसका निपटारा करता है, फैसला करता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज द एम्पायर ऑफ, हाईएस्ट कोर्ट जो अंपायर का काम करता है, अंपायर मतलब जैसे देते हैं क्रिकेट में अंपायर का डिसीजन लेता है उस तरह से। इफ डिस्प्यूट्स अराइजेज इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। नाउ sources of revenue of each level government are specified to ensure the financial autonomy। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब कमाने का जरिया, उनका टैक्स लेने का जरिया दोनों का लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का अलग अलग होता है। दोनों को अपना छूट, ऑटोनॉमी, अपना अपना छूट है वो, है ना, एक दूसरे पर रोक टोक नहीं करता। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का दो तरफा उद्देश्य होता है। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला उद्देश्य होता है कि देश की एकता को बढ़ावा देना और उसको बचा कर रखना। दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बचा कर रखना या उसको बढ़ावा देना, इसमें कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, चाहे कोई भी लेवल का गवर्नमेंट हो। दूसरा, तो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और रीजनल मतलब क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं उसको आपस में तालमेल बनाकर चलना। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू द लाइफ टुगेदर, है ना। जो आइडियल मतलब फेडरल सिस्टम का जो सबसे आइडियल रूप यही होता है कि दोनों आपस में आपसी विश्वास करके को और आपस में सहिष्णुता और तालमेल और एग्रीमेंट को बनाकर चले। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरह के रास्ते हैं जिससे फेडरेशन को बनाया जा सकता है ना। देखिए क्या है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, है ना। फर्स्ट रूट क्या है कि अलग अलग राज्य हैं और सब एक साथ मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी कहते हैं। जब छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक बड़ा देश का निर्माण करते हैं इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी कहते हैं। और फाउंड इन यूएसए, जो यूएसए में है, यूएस में देखें कि सब देश अलग अलग है और सब मिलकर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। यूनाइटेड स्टेट्स इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किए हैं, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। स्विट्जरलैंड में वही हाल है और ऑस्ट्रेलिया में भी वही हाल है। सेकेंड रूट क्या है, वेयर द लार्ज कंट्री, जहाँ की एक बड़ा देश है उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटा है, जैसे हमारा देश में। कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर, मतलब ये एक साथ है लेकिन उसको अलग अलग काम कर रहे हैं राज्य के रूप में बांटकर, इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। तो एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। जैसे इंडिया में है, स्पेन में है और बेल्जियम में, ठीक है। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, भारत जो फेडरल कंट्री है। इंडिया इमर्ज फेडरल कंट्री, इंडिया इमर्ज एज अ नेशन आफ्टर ब्लडी पार्टीशन, है ना। भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा, है ना। ब्लडी मतलब खूनी जो बंटवारा के बाद पाकिस्तान और भारत का खूनी बंटवारा बांग्लादेश से हुआ, उसके बाद ही मतलब खूनी बंटवारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत मारकाट हुए जाने गई। प्रिंसली स्टेट्स बिकेम पार्ट ऑफ द कंट्री, पहले राजा महाराजा सब तो थे, पूरा देश का हिस्सा बने हुए थे, उनको एक साथ जोड़ना। आप पढ़ें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको पूरे देश को एक साथ जोड़ा था, आप 8 में पढ़ चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान में ऐसा कहा गया है, हमारे संविधान में भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट पूरा स्टेट को मिलकर भारत बना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिनली हमारे देश में संविधान में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। बाद में स्टेट गवर्नमेंट को आगे नीचे बनाया गया, म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया, पंचायत राज बनाया गया। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर कैसे किया, देखिए आप पढ़ें पहले भी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। भारतीय संविधान जो है 3 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया लेजिस्लेटिव पावर के, जैसे पहला यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इट कंटेन्स 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट में कहा गया, आप पढ़ें। यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा चौथा भी एक लिस्ट है ना, जिसे कॉमन लिस्ट भी कहते हैं। देखिए आप, पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, क्या है इसमें, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें पूरे राष्ट्र के मत को ध्यान में रखकर इसको ये लिस्ट बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजन, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना डिसीजन ले सकता है। जैसे हो गया आपका डिफेंस हो गया, देश की सुरक्षा की बात हो गई। फॉरेन अफेयर्स हुआ, विदेश का मामला हुआ, उससे केंद्र सरकार के हाथ में। बैंकिंग केंद्र सरकार के हाथ में, करेंसी केंद्र सरकार के हाथ में, कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान जो बातें करते हैं वो सब केंद्र सरकार के हाथ में।
दूसरा आ गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है? इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल। लिस्ट राज्य के इंपॉर्टेंस का मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या, इसमें स्टेट ही क्या डिसीजन ले सकते हैं। जैसे पुलिस स्टेट का होता है, ट्रेड व्यापार ट्रेड स्टेट का होता है, खेती स्टेट का होता है, कॉमर्स है ना, पैसे का लेन देन या व्यापार का इधर उधर होना, इरिगेशन सिंचाई, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसमें दोनों सरकार मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें इंक्लूड में क्या है? शिक्षा, शिक्षा दोनों सरकार देखती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार। फॉरेस्ट जंगल का जो मामला है दोनों सरकार देखती है। मैरिज शादी विवाह मामला है जो दोनों सरकार देखती है। मान लो कि बंगाल का लड़का कोई साउथ के लड़की से शादी होने आए, तो इसमें क्या दोनों स्टेट आ गया, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ध्यान देता है। ट्रेड यूनियंस, इसमें दोनों का मामला होता है। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज मैटर्स। इस मैटर दोनों जो है मिलकर साथ काम करते हैं। अगला सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अब ऊपर में जितना लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तीनों की चर्चा की गई। यदि और कुछ ऐसे विषय हैं जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, उसको इसमें डाला गया है। फोर्थ लिस्ट में रेसिडुअरी सब्जेक्ट, जो क्या कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट, जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट हैं। जैसे न्यू सब्जेक्ट लाइक जो ये बाद में आया संविधान बनने के बाद, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात आ गई है ना, केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, संविधान बनने के बाद आया, इसीलिए इसको तीनों में से नहीं डाला किसी में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट। इसमें और जो चौथा सब्जेक्ट जो बना गया है जिसको जो कि तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, विषय में नहीं है, उसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहते हैं। और उसमें डिसीजन लेने का अधिकार केवल सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट को ही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। थैंक यू।